हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन जो हैं आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैंने जो लिए हैं ये वो टॉपिक हैं जहां से अभी तक जो क्वेश्चंस हैं नहीं पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको हमारी सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षण के स्तर। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पहले बहुत पूछा जाता था। अभी जो है जो एग्ज़ाम हुए हैं 3 दिन में 22, 23 और 24 में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आने वाले शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षण के स्तर, 3 स्तर होते हैं शिक्षण के। पहला है स्मृति स्तर, ठीक है, दूसरा है अवबोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। ठीक है, चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर में होता यह है कि जो विषय होता है उसको रटाने पे बल दिया जाता है, क्रेमिंग टेक्निक जो है इसमें फॉलो की जाती है। ठीक है, किसी भी विषय को रटाने पे जब बल दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं स्मृति स्तर शिक्षण का। अवबोध स्तर में किसी भी विषय को समझने पर बल दिया जाता है और चिंतन स्तर में होता यह है कि हम किसी भी विषय पर चिंतन करते हैं जब। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे वो ये पूछेगा कि स्मृति स्तर की अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है, और अवबोध स्तर की साइमन के द्वारा और चिंतन स्तर की जो अवधारणा है वो हंट के द्वारा दी गई है। ठीक है, हंट के द्वारा। तो ये 3 स्तर जो है आपको याद रखने हैं। ये तो मैंने आपको बताए शिक्षण के स्तर। ठीक है, शिक्षण के स्तर बताए हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले कि शिक्षण के आधार बताइए। ठीक है, शिक्षण के आधार, तो शिक्षण के जो है 3 आधार होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 आधार, पहला है क्यों, दूसरा है कैसे और तीसरा है क्या। ठीक है, क्यों जो है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और क्या जो है ये समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इसका जो उत्तर होता है वो समाजशास्त्रीय होता है। जबकि कैसे जो है ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर इसमें पूछे तो क्यों है, और ये तीनों के तीनों जो हैं ये शिक्षण के आधार हैं या कहें कि पिलर्स हैं टीचिंग के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रतिदर्श की आवश्यकता। ठीक है, प्रतिदर्श की आवश्यकता क्यों होती है। प्रतिदर्श, यहाँ पे प्रतिदर्श का मतलब है सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग। देखिए, अभी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको जो है ज़रूर करवाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है तब तक जो है आप हमारे इस वीडियोस को देखें और काफ़ी हेल्पफुल होएगी अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्ट में है तो। ठीक है, प्रतिदर्श की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो पहला कि कोई भी व्यक्ति अगर सैम्पलिंग ले रहा है उसका मेन कारण ये होता है कि वो अनुसंधान में जो व्यय होने वाला है उसको कम करेगा पहले तो। ठीक है, अनुसंधान के व्यय को कम करेगा। दूसरा, दक्षता में वृद्धि होगी, दक्षता में वृद्धि होगी इससे। और तीसरा, परिणाम में शुद्धता आएगी। ठीक है, परिणाम में शुद्धता आएगी। तो इन 3 कारणों से, और भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन मैं 3 कारण आपको मेनली बता रहा हूँ। इन 3 कारणों की वजह से जो है प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है या सैम्पलिंग ली जाती है। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, पैराफ्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, पैराफ्रेसिंग, तो पैराफ्रेसिंग का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी जब भाषण वगैरह होता है तो उसमें एक वक्ता होता है। ठीक है ना, वक्ता होता है जो कि भाषण देता है।
और एक व्यक्ति होता है श्रोता, एक नहीं खूब सारे होते हैं श्रोता, तो ठीक है, श्रोता, श्रव्य लिख दिया मैंने, श्रोता होते हैं। तो जब वक्ता के द्वारा जो कहा जा रहा है, जो भाषण दिया जा रहा है, और श्रोता के द्वारा जब उसे लिखा जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो पैराफ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, वक्ता के द्वारा जो कहा जा रहा है, श्रोता के द्वारा जब उसे लिखा जाता है तो उसे पैराफ्रेसिंग कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो भाषण या वक्तव्य दिया गया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हुई, या फिर किस तरह के सुधार की ज़रूरत अभी आगे है। इन सब बातों की जानकारी हमें जो है पैराफ्रेसिंग के थ्रू मिलती है। ठीक है, VPN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि VPN का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। VPN का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? और यहाँ से आपसे पूछ लेगा, अच्छा PAN का बताइए। तो PAN का हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये पैन कार्ड वाला नहीं है, ये चीज़ याद रखें। पैन कार्ड वाला हालांकि मैंने आप लोगों से कमेंट करवाया था, ये ITC से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आपसे मैन का पूछ सकता है, MAN। तो मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और वैन का पूछ सकता है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सुपर इम्पॉर्टेंट है नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप इसे ज़रूर याद करें। नेक्स्ट है डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम से क्वेश्चंस पहले एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। डोमेन नेम आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ yahoo.com, yahoo.com। तो आपने देखा होगा डॉट के आगे कुछ कॉम जैसे वर्ड दिखते हैं आपको, कभी इन जैसे वर्ड दिखते हैं आपको, कभी GOV जैसे वर्ड दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आपको कह देगा कि .com क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो वेबसाइट है वो कमर्शियल वेबसाइट है या कहीं की व्यापारिक वेबसाइट है। ठीक है, और अगर किसी वेबसाइट के एंड में .edu लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वेबसाइट है वो शैक्षिक वेबसाइट है, यानी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट है। और अगर किसी भी वेबसाइट के आगे या पीछे .government लिखा हुआ है, GOV लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो सरकारी वेबसाइट है, क्योंकि ये सरकारी जो है डोमेन है .gov। और .net अगर लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, और अगर .org लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी संगठन या कहीं की ऑर्गेनाइजेशन वाली या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये जो डॉट लगते हैं ये दिखाते हैं वेबसाइट कौन से श्रेणी की है। ठीक है, जैसे .com व्यापारिक वेबसाइट को दिखाती है, .edu शैक्षिक वेबसाइट को दिखाती है, .gov गवर्नमेंट वेबसाइट को दिखाती है। तो इस तरीके से जो है ये डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार मिटा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है इकोटोन। इकोटोन आपसे पूछा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर आप देखेंगे कुछ हिस्सा जो है वो वायुमंडल है। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है आप देखेंगे वो जलमंडल है, जलमंडल है। कुछ हिस्सा जो है स्थलमंडल है, कुछ हिस्सा जो है वो जैव मंडल है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो इकोटोन का मतलब ये होता है कि जब दो मंडल आपस में मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये जो है ये जलमंडल है, ठीक है, जलमंडल है, और ये जो है ये स्थल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल। आपने देखा झील वगैरह जो होती हैं वहाँ पर भी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है कि एक तरफ पानी होता है, दूसरी तरफ स्थल होता है। तो जो जलमंडल और स्थल मंडल के बीच का हिस्सा है ये कहलाता है इकोटोन। ठीक है, दो मंडलों के बीच का जो स्थान होता है वो इकोटोन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल देके भी आपको समझा दिया, जलमंडल और स्थल मंडल के बीच का पार्ट या बीच का हिस्सा। नई शिक्षा नीति से क्वेश्चंस पूछे गए थे शुरू में, क्या कहते हैं 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद जो है 23 और 24 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं।
तो यहाँ से अभी और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी डिग्री को जो है ख़त्म कर दिया गया है, तो एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। एमफिल डिग्री को जो है ख़त्म कर दिया गया है। और स्कूली शिक्षा या कहें कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की बना दी है, तो 4+3+3+5 के बना दी गई है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था। और जो है 4+3+5, एक मिनट, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत है, 1 मिनट मैं चेक कर लूँ, क्योंकि इसमें जो है मिस्टेक हो जाती है, नो डाउट। 4+3+3+5 है या 5+3+3+4, ये है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। 5+3+3+4, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये है रियल में मैंने लिख दिया है इसमें 4+3+3+4, यानी कि मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, यानी उल्टा लिख दिया है ये, तो इसमें हमेशा डाउट रहता है। 5+3+3+4 ये शिक्षा व्यवस्था है इस बार की नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है ना, या कहें कि शैक्षिक स्तर हैं जो बनाए गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत। ओके, त्रिभाषी सूत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिभाषी सूत्र का फॉर्मूला किसने दिया था, तो त्रिभाषी सूत्र का जो फॉर्मूला है वो दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा, ठीक है। 3 भाषा को महत्व देने की बात इसमें की गई थी। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे कि कोठारी कमीशन जो है हाँ, कोठारी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, हेडिंग क्या थी, या कहीं कि उसका जो मेन हेडिंग थी वो क्या थी, ठीक है, जो रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।